हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसके बारे में इसलिए आज बात करेंगे क्योंकि ये बेचारा सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड लॉ है। इसको इतना ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है कि इसको ऐसा ऑब्वियस मान के और क्लासरूम्स में टेक्स्ट बुक में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी इसकी एक्चुअल में है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बस इसका स्टेटमेंट आप समझ जाते हो तो काफी है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का जो फाउंडेशन है वो यहाँ से बनता है और इसको ढंग से समझा भी नहीं जाता। तो आज इसके साथ हम जस्टिस करने वाले हैं। ये बेचारा जो लॉ है इसके साथ हम जस्टिस करने वाले हैं, इसके साथ इंसाफी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट आपको हो सकता है पहले से भी पता हो। अगर कोई बॉडी है ए बी सी, तीन बॉडीज हैं, ठीक है, और ए को कनेक्ट किया है बी के साथ, ठीक है, और ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फिर एक बॉडी है बी को कनेक्ट किया है सी के साथ, ठीक है, इस बॉडी को ले जाके सी के साथ जोड़ दिया है, दोनों के बीच में कंडक्शन पॉसिबल है, तो बी को सी के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए थर्मल इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ए और सी में अगर यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे है, देन ए और सी के बीच में भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। इनको कनेक्ट करने से ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब ये सुनने में समझने में ऐसा लगता है हाँ ठीक है, तो काफी ऑब्वियस सी बात है, एक बी के साथ इक्विलिब्रियम है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम है, तो ए और सी इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। बट ये होता क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी तो समझना चाहिए। ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज है? क्या इसका मतलब ये है कि ए और बी की जो थर्मल एनर्जी है वो बराबर है? क्या ये है इसका मतलब, या फिर कुछ और है इसका मतलब? प्लस इस लॉ को देखने के बाद कुछ ऐसी फील आती है हमें कि ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी और ए इक्वल टू, इस इन दोनों की वजह से ये ट्रू हो जाएगा, ए इक्वल टू सी। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई ये लॉ बता के क्यों, मतलब ये तो कोई भी मैथ्स का बच्चा बता देगा, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी। कोई भी सिंपल सा मैथ्स पढ़ने वाला, कोई भी मतलब छोटे स्टैंडर्ड का भी बच्चा बता देगा कि ये तो ट्रू होगा। इसको लॉ बना के जबरदस्ती पेश किया जा रहा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या चल क्या रहा है मतलब, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे ये इतना सा नहीं है, ये जो इसकी कहानी है ये इतनी सी नहीं है जितनी इस स्टेटमेंट में बताई जाती है, दिखाई जाती है। इसी को गहराई से समझने वाले हैं हम कि ये क्या है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज है, ठीक है। तो ये पहले थर्मल इक्विलिब्रियम समझते हैं। अब देखो, होता क्या है, जो ये मैटर है ना, कोई भी मटेरियल है, मैटर है, ये किन चीजों से बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं अंदर। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो डांस कर रहे होते हैं सॉलिड के अंदर, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ओवरऑल उनकी लिक्विड और गैसेज में तो वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। बट सॉलिड के अंदर क्या होता है कि उनकी जो एवरेज पोजीशन है वो फिक्स्ड रहती है, और फिर वो एक ही जगह पे मतलब वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उसी जगह के आसपास, उसी के अराउंड, क्योंकि सॉलिड की शेप जो है वो इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। तो बात हम यहाँ सॉलिड की कर रहे हैं, जो कि लिक्विड गैसेस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा बाद में। तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वो मतलब मूव कर रहे हैं, हल्का हल्का मूव कर रहे हैं उनके एवरेज पोजीशन के अराउंड मतलब। तो उससे क्या होगा कि जब मैं दो सॉलिड्स को कांटेक्ट में लाता हूँ, ठीक है, तो उनकी एक कुछ एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो ए और बी को मैं कांटेक्ट में ला रहा हूँ, तो ये ए के पार्टिकल्स हैं, ये कुछ अपनी एनर्जी से ऑसिलेट कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे करके ये अपना कुछ इनका होगा। इसको मैं बी के मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में जब लाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे दूसरे, जब इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, तो बी के मॉलिक्यूल्स के साथ जब मैं कांटेक्ट में लाऊंगा, तो मान लो बी के मॉलिक्यूल्स की उतनी एनर्जी नहीं है जितनी ए के मॉलिक्यूल्स की एवरेज जो एनर्जी है, जिस इंटेंसिटी के साथ वो डांस कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा तो ये बी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये बी है
और ये ए है। तो ये बी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये इससे टकराएंगे, ठीक है। मतलब ये ए की मॉलिक्यूल्स और बी की मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, राइट, दे विल कोलाइड। अगर ए की जो एवरेज एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो ज्यादा है तो वो जोर जोर से मार मार के यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, राइट। और ये तब तक ऐसा करते रहेंगे, इसी इसी एनर्जी ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। थर्मल एनर्जी जब ट्रैवल कर रही होती है एक जगह से दूसरी जगह पे तो उस ट्रैवलिंग एनर्जी को हम बोलते हैं हीट। तो ये जब ट्रैवल करेगी तो ये यहाँ पे इनकी एवरेज एनर्जी बढ़ाएगी। तो क्या होगा, आपस में ये कोलिजन ऐसे चलेगा जब ये हाई एनर्जी, तो ये इवेंचुअली होता क्या है कि इनकी एनर्जीज बढ़ेंगी। ये जो बी के मॉलिक्यूल्स हैं ये भी उसी इंटेंसिटी से डांस करने लग जाएंगे लगभग, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूट होके कुछ ऐसा होगा, ये एनर्जी ट्रांसफर तब जाके रुकेगा जब ए और बी के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज एनर्जी है जिससे वो डांस कर रहे हैं वो सेम हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कैच है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे एक्चुअल में, बट अभी के लिए समझो कि उनकी जो एवरेज एनर्जी है वो सेम हो जाएगी। तो ये जो हीट ट्रांसफर है, ना तो हीट इधर से इधर जाएगी, ना तो थर्मल एनर्जी इधर से इधर जाएगी, ना ही इधर से इधर आएगी, क्योंकि अब वो दोनों सेम इंटेंसिटी से डांस कर रहे हैं। पहले क्या था कि ए वाले ज्यादा कर रहे थे तो वो बी से टकरा टकरा के उनकी भी एनर्जी बढ़ा रहे थे और ए की थोड़ी कम कर रहे थे। तो दोनों अब क्या है, बराबर पे आ गए हैं और ये चीज रुक गई है। अब होता क्या है कि ये जो चीज है, ये जो फिनोमेना है, ये इन मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी पे डिपेंड करता है कि ऑन एन एवरेज मॉलिक्यूल्स कितने एनर्जेटिक हैं। उस बात पे डिपेंड करता है कि एनर्जी किस तरफ फ्लो करेगी। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बी का साइज क्या है, ए का साइज क्या है। ऐसा हो सकता है कि बी का साइज बहुत बड़ा है, मान लीजिए बी के पास 1 करोड़ जो है मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए 1 kg अमाउंट है बी का और ए का सिर्फ 10 ग्राम्स अमाउंट है। ऐसा हो सकता है, और उस केस में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि बी के पास जो टोटल थर्मल एनर्जी है वो ए से ज्यादा है, क्योंकि टोटल थर्मल एनर्जी एक अलग चीज होगी, वहां पे हम सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को ऐड कर रहे हैं। बट एवरेज मतलब एक मॉलिक्यूल कितना एनर्जेटिक है ये एक अलग बात है, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क है कि एक बॉडी के पास पूरी थर्मल एनर्जी कितनी है और दूसरा कि उसके मॉलिक्यूल्स खुद कितने एनर्जेटिक है ऑन एन एवरेज। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ए के पास टोटल थर्मल एनर्जी कम हो लेकिन फिर भी उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जेटिक हो, ठीक है। अभी मैं टेम्परेचर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि टेम्परेचर ही वो चीज है जो जीरोथ लॉ से निकल के आती है। तो हम बिना टेम्परेचर की बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको नाम देंगे। तो आप समझ पा रहे हो, जब ये ऑन एन एवरेज उनका जो डांस करने की इंटेंसिटी है जब ये सेम हो जाएगी तब ये दोनों ना तो यहाँ से यहाँ ऑन एन मतलब नेट नेट अगर हम बात करें, नेट यहाँ से यहाँ भी एनर्जी ट्रांसफर रुक जाएगा, यहाँ से यहाँ वाला भी रुक जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज चलता रहेगा थोड़ा बहुत, बट नेट अगर आप बात करें तो ना तो ए से बी में जा रहा है ना बी से ए में आ रहा है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ना कि थर्मल एनर्जी सेम होने को। थर्मल एनर्जी सेम होने को हम इक्विलिब्रियम नहीं बोलते, थर्मल एनर्जी नहीं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर दोनों के सेम है तो वो दोनों के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर रुक जाता है। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये मुझे समझ में आ रहा है कि ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है, क्योंकि इनकी एवरेज जो वो है काइनेटिक एनर्जी वो सेम है, राइट, मतलब वो सिमिलर है काफी, और वहां पे उसी वजह से ये हीट ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि ए के पास कम एनर्जी है बी के पास बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं कि बीज में से आने लग जाएगी थर्मल एनर्जी, नहीं, दिस इज समथिंग एल्स। यहाँ पे कुछ और चल रहा है कि कुछ और चीज है जो दोनों के बीच सेम है। अब ऐसे ही मैंने बी के साथ कनेक्ट किया एक और ऑब्जेक्ट सी, जिसका बी के साइज से कोई लेना देना नहीं है और बी की थर्मल एनर्जी से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बी और सी के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने देखा कि बना हुआ है, यानी कि बी के मॉलिक्यूल्स और सी के मॉलिक्यूल्स दोनों ही उतने एनर्जेटिक हैं, आपस में सिमिलर एनर्जी रख रहे हैं, और कोई भी नेट हीट ट्रांसफर ना तो सी से बी की तरफ हो रहा है ना ही बी से सी की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो फिर ये बताया कि भाई
ये देखा गया कि अगर ए और बी आपस में ऐसा कर रहे हैं और बी और सी आपस में ऐसा हीट ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहे, तो फिर ये लॉ ये बताता है कि भाई ए और सी भी आपस में कोई भी हीट ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, ये प्रेडिक्ट करता है कि ए और सी का थर्मल इक्विलिब्रियम अपने आप ही एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उनका, आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे समझ पा रहे हो कि कुछ तो है, ये जो कोलिजन्स जिस इंटेंसिटी के साथ हो रहे हैं ये तीनों के तीनों में सेम है, इसीलिए तीनों के बीच में आपस में एक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। क्या ये बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, तो इसको एक नाम दिया गया है कि यार ये क्या चीज है, ये क्या है तीनों में जो सेम है, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी तो नहीं है। तो ये हम बात करें कि ये जो इन मॉलिक्यूल्स हैं, ये इन सारे ही मैटर में, तीनों ए बी सी तीनों बॉडीज में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो टेम्परामेंट है, एक तरीके से समझ पा रहे हो आप, वो जो टेम्परामेंट है, जिस इंटेंसिटी के साथ वो एक दूसरे के साथ डिशुम डिशुम करके कोलाइड कर रहे हैं, वो चीज तीनों में सेम है, ए बी सी में तीनों में सेम, राइट? उसको ही नाम दिया गया बाद में टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का जन्म होता है, टेम्परेचर का बर्थ होता है जीरोथ लॉ के टाइम। यानी कि जीरोथ लॉ सिर्फ इतना नहीं है कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी हमने कब बोला? बोल ही नहीं रहे, थर्मल इक्विलिब्रियम का ये मतलब है ही नहीं है इक्वल टू बी। उसमें ये थोड़ी बोला है कि थर्मल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी ऑफ बी, हम बोल ही नहीं रहे ये बात। हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, उसका एक तो मीनिंग समझो, उसका मीनिंग ये है कि हीट ट्रांजैक्शन रुक चुका है। ठीक है, हीट ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है कोई भी, ना तो हीट इधर से उधर जा रही है ना उधर से इधर आ रही है, उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और फिर ये बात ऑब्वियस भी नहीं थी कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं और बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, तो जीरोथ लॉ ये प्रेडिक्ट करता है कि हाँ ए और सी के बीच में भी ऐसा ही होने वाला है। ये कोई बहुत ऑब्वियस बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे थर्मल एनर्जीज वगैरह सब डिफरेंट चल रही है। उससे हमें ये समझ में आया कि कोई एक ऐसी क्वांटिटी है, कुछ ऐसी फिजिकल एट्रीब्यूट है, कुछ तो है ए और बी और सी के बीच तीनों में जो चीज सेम है, और वो चीज फिर आती है टेम्परेचर। तो हमने बोला कि ये जो मॉलिक्यूल्स का टेम्परामेंट है, इसको एक क्वांटिटी देते हैं क्योंकि ये इससे अलग है, ये टोटल थर्मल एनर्जी से बहुत अलग है, ये एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड है कुछ, उसको हमने नाम दिया टेम्परेचर का। तो वहां से जन्म हुआ टेम्परेचर का। और जो आपका थर्मोमीटर काम करता है, इस जीरोथ लॉ पे ही तो काम करता है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम आप जब मेजर करते हो अपना टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हो या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करते हो, तो वहां पे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है और तब वो टेम्परेचर देख के बताता है। वो थर्मल एनर्जी मेजर नहीं करता। टेम्परेचर इज नॉट अ मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी, इट इज द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ट्रांसलेशनल क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हो सकता है, अब इसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बट समझ लो कि हो सकता है बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। होता क्या है, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस टाइप के जो कोलिजन्स है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि कोलिजन्स में जो इन्वॉल्व हो रही है एनर्जी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ सीधा रिश्ता होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर उसी पे डिपेंड करता है। अगर उसके पास, मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल कोई काइनेटिक एनर्जी है, तो उसका टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वो, अगर यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एनर्जी डाल दूं बी के मॉलिक्यूल्स में जो कि रोटेशनल है, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे हैं, तो उससे ए और बी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशनली देखो वो किस एनर्जी के साथ कोलाइड कर रहे हैं, उसमें जो एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है वो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया ए बी सी। तो ये आता है जीरोथ लॉ से कि इक्विलिब्रियम अब हमने समझ लिया। ठीक है, तो टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है, ये हमें जब समझ में आया कि ये कुछ तो सेम है, तो उसको हमने नाम दिया कि ये टेम्परेचर है। और टेम्परेचर से ही आगे थर्मोडायनेमिक्स को हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के बिना तो हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो ये है जीरोथ लॉ की अहमियत। मतलब इसका जो हमें निकल के आया कंक्लूजन, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पीकेई ऑफ मॉलिक्यूल। तो
जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एवरेज होगी एनर्जी वो भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल वाइब्रेशनल सब हटा देना है। तो टेम्परेचर को हमने एक क्वांटिटी बना दिया जो कि हमें सीधे सीधे इसके बारे में बताता है। और यही वो चीज़ है जो डिसाइड करती है कि कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम, कोई दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आपस में रहेंगी या नहीं। अगर उनका टेम्परेचर सेम है, अब हम बात कर सकते हैं टेम्परेचर की, अगर उनका टेम्परेचर सेम है तो उनका हीट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अगर टेम्परेचर अलग है तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोअर थर्मल एनर्जी रख रही है जो बॉडी, वो हायर थर्मल एनर्जी वाली बॉडी में हीट फेंक रही है। व्हाई? बिकॉज द बॉडी विच इज हैविंग लोअर थर्मल एनर्जी इज हैविंग हायर टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर का थर्मल एनर्जी से लेना देना नहीं है, टेम्परेचर का इससे लेना देना है। ठीक है, क्योंकि जब हम थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं तब हम पूरे बॉडी के साइज को देखेंगे, पूरा अमाउंट ऑफ एनर्जी को देखेंगे, तो वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है इसका जन्म होता है जीरोथ लॉ से, और यही इसकी इंपॉर्टेंस है। जीरोथ लॉ का नाम जीरोथ लॉ इसलिए नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि हम फर्स्ट लॉ भी नहीं पढ़ सकते, उससे भी पहले हमें ये फाउंडेशनल लॉ समझना पड़ता है, एस्टैब्लिश करना पड़ता है, तब जाके हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर पाते हैं। तो टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है वो आती है जीरोथ लॉ से। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।